NCERT ऑफ बायोलॉजी विच इज सेल्स। ओके, ये यूनिट का स्टार्टिंग भी सेल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो इसका सीक्वेंस आपको बता दूँ कि इसमें ना बायोमॉलिक्यूल की सेल साइकिल से डिवीजन है। तो लेकिन बेसिकली अगर हम पहले सेल करके फिर सेल साइकिल और फिर बायोमॉलिक्यूल करें तो दैट विल बी ईजी फॉर अस। ओके, वो हमें पढ़ने में फिर थोड़ा सा लिंक कर पाएंगे हम। ठीक है, तो पहले मैं इसके इंट्रो पेज से पढ़ा दूँ। ठीक है, इंट्रो पेज बता सकते हैं पहले यूनिट 3 सबसे पहले है ना, यूनिट 3 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जिसमें हम ये वाला कवर करेंगे। दीज टू सबसे पहले बता दूँ, पहले ये फिर ये फिर ये, ऐसे सीक्वेंस रहेगा इस यूनिट का। जब तक यूनिट कंप्लीट नहीं होगा नेक्स्ट यूनिट की वीडियो नहीं दूंगी मैं, इसके बाद वो वाली आएगी। ठीक है, ठीक है। देखो, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है बायोलॉजी, इसका तो हमें पता ही है। ठीक है, अच्छा The detailed description of their form and appearance only brought up their diversity discuss cell theory है that जो कि emphasize करती है यूनिट कौन सी अंडरलाई कर रही है their diversity of forms है ना, the cellular organization of all life forms। okay, and now इसमें एक लाइन है that in studying and understanding the physiological, जो हमारा फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर प्रोसेस को समझने का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके लिए हम एक अप्रोच यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड फिजिको केमिकल अप्रोच। ये एक टर्म है फिजिको केमिकल अप्रोच एंड यूज सेल फ्री सिस्टम टू इन्वेस्टिगेट। स्टडी करने के लिए फिजिको केमिकल अप्रोच और इन्वेस्टिगेट करने के लिए सेल फ्री सिस्टम। दिस अप्रोच enables टू डिस्क्राइब द वेरियस प्रोसेस इन मॉलिक्यूलर टर्म्स, है ना। एंड अच्छा, अब इसके बाद देखो एक यहाँ पे और जगह ये वर्ड आएगा। अब इस फिजिको केमिकल अप्रोच को जो टू स्टडी हम किस चीज़ से करते हैं, हम इसको इस अप्रोच को लगाते हैं टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके लिए एक और टर्म आती है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता लेकिन जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद ये वाला छोड़ दो। ओके ओके ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं सेल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, अगर हम देखें दैट व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, है ना। मैं तो एक बार अपने तरफ से पढ़ा देती हूँ, NCERT रीड करा दूँ। ठीक है, एक मिनट। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड, अच्छा सॉरी, इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी वॉट, तुम्हें दिखेंगी दो चीज़ें। फर्स्ट वन इज लिविंग एंड सेकेंड वन इज नॉन लिविंग। अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि नॉन लिविंग और लिविंग को इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी क्या डिफ्रेंशिएट करता है। तो दैट डिफ्रेंशिएट वन थिंग विच इज कॉल्ड, दोनों के लिए एक ही टर्म है जो इन्हें डिफ्रेंशिएट करती है एक दूसरे से, सेल। सेल क्यों? सेल इसलिए क्योंकि ऑल द लिविंग organism are made ये क्या हो रहा है, एक मिनट, are made up of cells। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आता है कि हमारे पास अबाउट कितने टाइप के सेल होते हैं, है ना। सेल्स आर ऑफ व्हाट टाइप? सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। पता है तुम्हें ये बात, दैट द सेल इज ऑफ टू टाइप्स। एक तो होता है, नोट बनाते हुए चलो, यूनिसेलुलर, और एक होता है तुम्हारे पास मल्टी सेलुलर, है ना। यूनिसेलुलर जो होता है दैट विल बी व्हाट, यूनिसेलुलर के दो पॉइंट्स आते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दूसरा आता है परफॉर्म essential functions
बाय इटसेल्फ। और मल्टी सेलुलर क्या करता है? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब समझते हो? डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि काम बांट देना, ठीक है। अब ये हो गया। अच्छा, अब सेल्स जो होती हैं, सेल्स यूनिसेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर होती है, दोनों चीज़ें बता दी, ठीक है। लेकिन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में भी अब सेल्स होती है, ठीक है, दो टाइप की होती है, लेकिन सेल फिर भी और डिफ्रेंशिएट की जा सकती है। सेल इट में भी प्रोकैरियोटिक और इट में भी यूकैरियोटिक, है ना। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक्स वो होते हैं जिनमें जैसे कि कैसे बताऊँ, देखो प्रोकैरियोट्स वो हो गए जैसे नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या आता है? और है, अच्छा उसके बाद क्या आता है? नॉन मेम्ब्रेनियस, मेम्ब्रेनियस, ठीक है। दो चीज़ का कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया। कंपार्टमेंट्स होते हैं यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। इसमें लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या फॉर्म करता है? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियोइड इन द सेंस कि ऐसा 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 ये एक सेल है जिसमें यहाँ साइटोप्लाज्म पड़ा है, ये जो है ये न्यूक्लियोइड है जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, और जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, वो न्यूक्लियोइड एक फ्री मटेरियल पड़े हुए। और अगर ट्रू न्यूक्लियस मतलब क्या हुआ? एक सेल है उसमें ऐसे 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 कुचल मुचल के पड़ा है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन भी है, तो ये एक कवर है और ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, राइबोस, अब इसमें देखो मैं तो बता दूँ, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल। अब सेल्स पे थोड़ा बात करते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा लिखते हैं। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। कितना साइज है इसका? 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? नर्व सेल, ठीक है। लार्जेस्ट सेल कौन सा है? एग सेल, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ठीक है। अच्छा, स्मॉलेस्ट सेल हो गया, लॉन्गेस्ट सेल हो गया, लार्जेस्ट सेल हो गया, ठीक है। एक टिपिकल बैक्टीरिया, अच्छा हमारे पास एक टिपिकल बैक्टीरिया का साइज क्या होता है? 1 to 2 माइक्रोमीटर, और बैक्टीरिया का 3 to 5 माइक्रोमीटर। और बैक्टीरिया के बाद आता है यूकैरियोटिक बैक्टीरिया, का साइज कितना होता है? 10 to 20 माइक्रोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आता है आरबीसी, आरबीसी का साइज कितना है? 7.0 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। और कुछ होता?
PPLO का साइज 0.1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास आ जाता है, इतना बताया मैंने तुम्हें, ये बताया। नोट्स जैसे से बनवाए वैसे तुम लिख लेना, छोड़ना मत, ठीक है। अच्छा, अब एक बार इसमें आके पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद आगे कवर करेंगे। मैंने जो बताया वो मैं यहाँ मार्क्स कराती हूँ। लुक अराउंड, नॉन लिविंग, लिविंग थिंग तुम्हें दिख रही है, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें बोल रहा है दैट मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ कि ऐसा क्या है जो इसे डिफरेंशिएट कर रहा है ना, ऐसा क्या है जो इसे डिफरेंशिएट कर रहा है, ऐसी क्या इनएनिमेट थिंग्स है जो कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाती है। तो आंसर इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, एक लाइन और नोट्स में, सेल इज द बेसिक structural functional and fundamental unit of life, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद तुम देखो, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। हम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल, जिसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सारे सेल से होते हैं, जो हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। व्हाट इज अ सेल? सेल क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। बताया, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि मैंने लिखा है। अच्छा, किसने क्या डिस्कवरी की थी ये हम लिखे नहीं है अभी, वो भी बता देते हैं, यहाँ नोट कर लेना। याद कैसे करना है वो बता देती हूँ। देखो, हमारे पास क्या है, हाँ, रॉबर्ट ब्राउन, नहीं, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, उन्होंने कॉक्स सेल था, जिसमें से उन्होंने एक डेड सेल डिस्कवर किया, डेड सेल डिस्कवर्ड। कब किया ये जरूरत नहीं है। एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने क्या डिस्कवर किया? लिविंग सेल, लिविंगहुक सेल, लिविंग सेल याद रखो, लिविंग सेल, ठीक है। और हमारे जो रॉबर्ट ब्राउन, अब ब्राउन से कैसे याद रखोगे? देखो, हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा डार्क डेंस मटेरियल कौन सा होता है? न्यूक्लियस। बाहर तो मसाला पानी होता है, अंदर मेन पॉइंट क्या है? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और उसके अंदर एक न्यूक्लियस, ये चीज़ तो मेन होती है, बाकी सब तो किसी में कुछ कमी तो ये चीज़ सब में कंपल्सरी है। तो ये जो है ना, ये डिस्कवर्ड न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। तो ये 3 साइंटिस्ट का नाम याद रखना। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं Anton von Leeuwenhoek first saw and described a leaf cell. Robert Brown later discovered the nucleus. The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of the cell. Cell theory मैंने अभी नहीं बताई है, मैं बताऊँगी फिर बताऊँगी। An overview of the cell, मैंने ये सब दे दिया, ओवरव्यू मैंने पढ़ा दिया है तुम्हें, है ना। और यूनिसेलुलर वो डिफरेंशिएट, बेसिक नॉलेज मैंने दी थी तुम्हें अभी, है ना। बेसिक नॉलेज दी थी। सेल थियरी वहाँ लिखने से बेटर है, तो मैं आपको बता रही हूँ तो तुम यहाँ से करते जाना, ठीक है। देखो, 1838 में हमारे पास एक तो आएगा, कैसे लिख के बताना पड़ेगा, लिख हो जाएगा। सेल थियरी एक है माल्थियर शेल्डेन
अगर मैंने स्पेलिंग गलत लिखी हो तो ठीक करना। और द एडोल श्वान, ठीक है। ये आए 1838 में, ये आए 1839 में। एक का याद रख लो बस, दूसरे का एक बढ़ा देना। ये क्या है, जर्मन बॉटनिस्ट। इन्होंने बात की थी इसकी प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल तो प्लांट वाले तो बॉटनिस्ट ही हो। ये क्या थे जिन्होंने एनिमल की बात की, तो ये थे जर्मन जूलॉजिस्ट, ठीक है। अब उसके बाद जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मन जूलॉजिस्ट। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे जर्मन बॉटनिस्ट थे ना, इन्होंने कहा दैट ऑल प्लांट सेल्स, सारे प्लांट सेल जो हैं, दे आर मेड अप ऑफ, जितने भी मतलब प्लांट्स है ना, दे आर मेड अप ऑफ सेल, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। और सेल्स मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यूज। और इन्होंने भी सेम बात बोली एनिमल्स के लिए कि एनिमल्स जो हैं वो बने हैं सेल से, और सेल क्या बनाता है, टिश्यू। लेकिन एक चीज़ अलग दी कि जो प्लांट है, प्लांट में एक यूनिक नहीं, इसमें नहीं, प्लांट में एक आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है थिन आउटर मोस्ट लेयर। वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। एक मिनट चेक कर लो, मैं कंफ्यूज जाती हूँ खुद से। नहीं देखो, मैंने बोला ना मैं कंफ्यूज जाती हूँ, इसमें बस एक चीज़ का डिफरेंस है। एनिमल्स में है ये वाला पॉइंट, एनिमल में, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन इसमें उन्होंने अपनी स्टडीज़ के बेसिस पे प्लांट में एक चीज़ देखी, एक यूनिक कैरेक्टर देखा। यूनिक कैरेक्टर क्या था, सेल वॉल की प्रेजेंस देखी, है ना। अच्छा, सेल वॉल की प्रेजेंस देखी इन्होंने, इसके बाद ठीक है, सेल वॉल की एक प्रेजेंस देखी। अब इन्होंने क्या किया, जो हमारे ये शेल्डन, जो हमारे ये कौन थे, श्वान थे। श्वान ने क्या किया, श्वान ने एक थियरी दी, एक हाइपोथेसिस दी, है ना। श्वान ने हाइपोथेसिस दी थी, कि दैट ऑल लिविंग आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। और फिर हमारे इसके बाद क्या है, इसके बाद जो हमारे एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि नाउ क्वेश्चन ये है दैट फ्रॉम वेयर सेल अराइज। तो इसका आंसर देने कौन आए, इसका आंसर देने आए हमारे एक साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्चाउ इन 1855, जिन्होंने क्या बोला कि ओमनिस सेलुला, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है, दैट सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन, ठीक है, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन, पहले वाले सेल से ही अराइज होती है। तो ये एक हुई। अच्छा, अब ये तीनों की स्टेटमेंट मिला के सेल थियरी बनी थी। ये तीनों को मिला के सेल, तो मतलब बेसिकली सेल थियरी किसने दी थी, हु गेव सेल थियरी,
बेसिक क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देते हो तो तुम्हें जल्दी याद होगा। खुद से भी क्वेश्चन के फॉर्म में याद रखो, क्रिएट करके क्वेश्चन खुद से याद रखो तो होगा। हु गेव सेल थियरी, हु गेव सेल थियरी, तो उसका आंसर है 3 लोग। एक तो थे हमारे शेल्डन, ये स्पेलिंग शायद सही है, ठीक है, श्वान एंड रुडोल्फ वर्चाउ, इन तीनों ने मिलकर सेल थियरी दी थी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाओ कि यहाँ पे अब एक यहाँ पे पढ़ लेते हैं ना। देखो, माल्थी शेल्डन, a German botanist, examined a large number of plants, observed that all plants are composed of different kind of cells, जो कि मिलके क्या बनाती है, टिश्यू। At about the same time, जो हमारे अडोल्फ श्वान 1839 में जर्मन जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड that the cells had a thin outer layer कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, जो कि एनिमल सेल्स के ऊपर है। बाकी प्लाज्मा, और उन्होंने भी बोला कि अपनी स्टडीज के बेसिस पे प्लांट टिश्यूज जो है उनके पास प्रेजेंस है एक यूनिक कैरेक्टर की, जो कि क्या है, सेल वॉल। On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. Sheldon and Schwann together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain as to how new cells were formed. तो उसका आंसर दिया रुडोल्फ वर्चाउ ने 1855 में। First explained that cell divided new cells were formed from pre-existing cells, omnicellular, acellular. He modified the hypothesis of Sheldon and Schwann to give the cell theory a final shape. Cell theory as understand today is all living organisms are made composed of cells and product of cells, जो कि पहले दी गई थी। दूसरा एक नया एड ऑन हो गया, all cells arise from pre-existing ones। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल पे। तो हमने अब ऑब्जर्व किया है एक अनियन पील जो कि एक टिपिकल प्लांट सेल है, और एक ह्यूमन चीक सेल जो कि एक एनिमल सेल है। माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, अनियन सेल विच इज टिपिकली अ प्लांट सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल दिखेगी हमें उसके ऊपर एज एट आउटर बाउंड्री जस्ट विद इन इट सेल मेम्ब्रेन। द सेल ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन डेलिमिनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। एंड इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम, और उसके अंदर एक डीएनए या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। सेल्स दैट आर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर कॉल्ड यूकैरियोटिक, और जिनमें नहीं होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक, जिसके लिए हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमीफ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। सेमीफ्लूइड मैट्रिक्स क्या है, साइटोप्लाज्म occupies like volume of the cell. This is और साइटोप्लाज्म में क्या है, साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी, जिसकी वजह से हमारा सेल रिएक्शन करता है और जिंदा रहता है। ये लिख लेना, द साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। Various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state. Besides the nucleus, अगर न्यूक्लियस के अलावा देखें तो यूकैरियोटिक सेल के पास और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, जैसे कि AR हो गया, गोल्गी हो गया, लाइसोसोम हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, उसके पास सिर्फ एक न्यूक्लियॉइड होता है, साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम दोनों में होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है, आगे बताऊंगी, लेकिन दोनों में प्रेजेंट होती है, आइदर यूकैरियोटिक आइदर प्रोकैरियोटिक। Ribosomes are non-membrane bound organelles found in all cells, both eukaryotic as well prokaryotic. Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles. एक तो ribosomes कहाँ प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम जो होता है ना वो कुछ ऐसा होता है, ये हो गई इसकी लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, और ये हो जाएगी लार्जर सब यूनिट, है ना। अच्छा, अब ये जो होता है ये डिफ्रेंशिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। यूकैरियोट्स में ये होता है ATS टाइप का, ATS टाइप, आगे और डिस्क्रिप्शन में आएगा तो अभी ज़्यादा उसके डिस्क्रिप्शन में जरूरत नहीं है। प्रोकैरियोट्स में होता है 70S टाइप, यहाँ पे S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
स्वेडबर्ग्स यूनिट, है ना, सेकेंड नहीं है, ठीक है। अच्छा, और यू कह रहे हो, और ये राइबोसोम क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेन, बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ होता है कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? राइबोसोम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? एक तो हो गया RER पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक हो गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया। दूसरा हो गया क्लोरोप्लास्ट हो गया, RER हो गया, और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म। ये 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रफिया। एनिमल सेल कंटेन करता है अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, जिससे कि ऐड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ऐसा होता है, ये एक सेल है जिसके सेंट्रोसोम बेसिकली क्या है? सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल्स जब परपेंडिकुलरली अरेंज हो जाती है तो उनको सेंट्रोसोम कहते हैं। ये ऐसे और एक सेंट्रियोल ऐसे, ठीक है, तो वो सेंट्रोसोम स्ट्रक्चर है विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप, एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है जिसकी साइज 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ है, जबकि बैक्टीरिया जो होता है उसका साइज could be 3 to 5 micrometer. The largest isolated single cell is the egg of an ostrich. Among multicellular organisms, human RBC जो होती है उसकी 7.0 micrometer diameter होती है. Nerve cell जो होता है longest cell होता है. Cell also vary greatly in their shape. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboid, thread-like or even irregular. इतनी सारी शेप की हो सकती है. Shape of cell may vary with the function of they perform. शेप लेनी है, मुझे भी नहीं पता कितनी, मतलब पता है लेकिन ऐसे याद नहीं है कितनी, गिन नहीं पता, नाम पता है सारे, तो मैं ऐसे अंदाजे से एरो बना दी, ठीक है। अब देखो, इरेगुलर हो सकती है, थ्रेड लाइक हो सकती है, क्यूबॉइडल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, क्यूबॉइडल, पॉलीगोनल, थ्रेड लाइक, इरेगुलर, ठीक है। और क्या हो सकता है? कॉलमनर, डिस्क लाइक ही रह गया। कॉलमनर, डिस्क लाइक, ठीक है। ऐसी ऐसी शेप्स की वो हो सकती है ना, सेल्स, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ जाते हैं, प्रोकैरियोटिक cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma, इतना करा के हम इसे खत्म करेंगे ना, उसके बाद बाकी हम कल देखेंगे। Prokaryotic cells are presented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma, PPLA. They are generally smaller, multiply more rapidly than the eukaryotic cells. Eukaryotic cells से ज़्यादा जल्दी multiply करते हैं और smaller होते हैं. And they may vary greatly in shape and size. अब इनकी 4 basic shape of bacteria होते हैं. तो bacillus हो गया, ये जो ऐसे है, ये हो गया bacillus, ये ऐसे जो होगा ना कॉमा शेप्ड, ये होगा विब्रियो,
ये जो ऐसे स्फेरिकल होंगी ये होगा कॉकस, और अगर ऐसे है तो ये होगा स्पाइरलम। The organization of prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotic exhibit a wide variety of shape and function. इनके organization fundamentally similar होते हैं, although इनका जो भी function वगैरह वो different भले क्यों ना हो, shapes भले different क्यों ना हो. All prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except mycoplasma. Mycoplasma में cell wall नहीं होती. The semi-fluid matrix filling the cell is called cytoplasm. There is no well-defined nucleus नहीं होता. Genetic material is basically naked, not enveloped by a nuclear membrane. Addition इसमें क्या होती है, प्लाज्मिड होती है जो कि एक सिंगल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है ना. Many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmids. The plasmid DNA confers certain unique phenotypic character provide करता है जो plasmid होता है such bacteria को. One such character is resistance to antibiotics. ठीक है. Nuclear membrane is found in eukaryotes. Nuclear membrane देखी जाती है eukaryotes में. No organelles like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cells. ऐसी कोई भी ऑर्गेनेल नहीं जो हमें देखने को मिले यूकैरियोट वाली प्रोकैरियोट्स में, एक्सेप्ट राइबोसोम. प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, जो कि एक स्पेशलाइज्ड, अच्छा अब एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर भी होता है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन से, जो एक्सटेंशन बोल सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि हम मेसोसोम्स बोलते हैं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स, दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. अच्छा, अब इतना हो गया. अब इसके जो नोट्स हैं वो मैं एक बार कल पढ़ाऊँगी, रिवाइज करवाऊँगी. ये प्रोकैरियोटिक सेल लिख के अपने हाथों से ताकि कुछ नोट्स को लिख सकते हैं. बाकी उसके बाद फिर हम नीचे का पढ़ते हैं. अब स्टार्टिंग ये चैप्टर की, तो ये लेक्चर हो गया. अब क्या हम देखेंगे. ओके, थैंक यू गाइस. एंड जो ये वीडियो है इसको जल्दी से जल्दी शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि प्रोडक्ट में तुम्हारी लाइक मैं कुछ ले सकूँ. ठीक है. और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करना. और मेरी आईडी है एक इंस्टाग्राम आईडी विच इज़ हाँ, मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी है, आईडी 5D11. इसको फ्लैश नहीं है यहाँ पे, इस तरह से फ्लैश इसको लगा दिया. इस तरह से लिख सकती हूँ, नो इशू. 5D11 तो मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे, उसको ज्वाइन कर देना सो दैट मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ. और मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर देना. ठीक है. थैंक यू माय लवली, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.